हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से पार्ट 3 लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो आज का टॉपिक है हमारा 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे ईजिली वॉच कर सकते हो, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। आज का टॉपिक क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में एकदम सेट करके रख लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो वहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, गैमिट्स का मतलब दो गैमिट्स का फ्यूजन होगा, एक मेल गैमिट का फ्यूजन होगा, एक फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा। अब ये मैटर नहीं करता कि ये जो मेल और फीमेल गैमिट हैं ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं या सेम इंडिविजुअल के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहीं ये हो सकता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल ही दोनों गैमिट्स बना रहा हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि किसी एक एक इंडिविजुअल एक गैमिट बना रहा है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरा गैमिट बना रहा है, लेकिन एट द एंड क्या होगा, इसमें दोनों गैमिट्स का फ्यूजन होना है। ठीक है, कि देखिए ये एक मेल गैमिट मान लीजिए, ये एक फीमेल गैमिट मान लीजिए, बस बता रहा हूँ आपको ऐसे। ठीक है, तो इनका आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, और ये फ्यूजन होने के बाद क्या होगा कि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद फीटस जो बेबी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। Sexual reproduction involve formation of male and female gametes either by the same individual or by different individual। ये मैंने बता दिया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, या तो सेम इंडिविजुअल फॉर्म करेगा या तो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, दिस गैमिट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो गैमिट होता है फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और ये जाइगोट आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। asexual reproduction के कंपेयर में ये बहुत ही elaborate, complex और slow process होता है। ठीक है, because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or among themselves। देखिए, दो अलग अलग गैमिट के फ्यूजन के कारण क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है वो आपस में भी आइडेंटिकल नहीं होते और अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi shows that the two they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to those diverse organisms। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे फंजाई, प्लांट, एनिमल, तो इनकी जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इनकी फिजियोलॉजी है वो काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। ये पैटर्न क्या होता है, पहले तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहले जो सेक्सुअल इवेंट होते हैं उसमें जो सीक्वेंस फॉलो होता है, सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ठीक है, लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इनके बीच में क्या कॉमन होता है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए शुरू करते हैं हम। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन दियर लाइफ। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मेच्योरिटी तक पहुँचना होता है। ठीक है, उनके लाइफ में बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। रिप्रोड्यूस मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले उनको एक ग्रोथ, एक मेच्योरिटी स्टेज तक पहुँचना होता है। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूसिंग एज के पहले का जो पीरियड होता है ग्रोथ का उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज, और प्लांट में इसी को कहते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक है, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो फेज होता है जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज, ये वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज का एंड होता है तो ये मार्क करता है किसका, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जैसे ये एंड होगा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
कैन बी सीन ईजिली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। ये आपको ईजिली हायर प्लांट्स में देखने को मिल जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर, मतलब कितना समय लगता है इनको रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने के लिए, ये पूछा है। ठीक है। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मेच्योर। इसमें ये क्वेश्चन किया गया है कि कुछ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग अकर होता है मोर देन वंस होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा बार होता है, तो आप उसे क्या कहोगे, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, उस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को क्या कहोगे, जुवेनाइल या मेच्योर। तो मतलब जब फ्लावरिंग किया था, एक बार फ्लावरिंग किया, फिर दूसरी बार जब फ्लावरिंग किया, उस पीरियड को, जिस पीरियड में वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब फ्लावरिंग किया और सेकेंड टाइम जब फ्लावरिंग किया, उन दोनों फ्लावरिंग के बीच का जो समय था जिसमें फ्लावरिंग नहीं किया, उसको क्या कहेंगे, इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो होता है वो, उसे जुवेनाइल कहेंगे या मेच्योर कहेंगे। तो उस फेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, क्योंकि जो फ्लावरिंग के बाद फिर से वो जो प्लांट होता है अपने आप को फिर से रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है, तो उस फेज में ग्रोथ ही हो रही होती है। और उस ग्रोथ फेज को क्या कहते हैं, तो पीरियड ऑफ ग्रोथ को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। तो वहाँ उसको भी हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज कहेंगे। ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, हाउ वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट एक्सेट्रा इज सीजनल। ठीक है, तो इसमें सीजनल फ्लावरिंग होती है, इसलिए इसमें सीजनल फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, यस। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीजनल फ्लावरिंग करते हैं, सीजनल फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। प्लांट्स, द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स। ठीक है, एक होता है एनुअल, एक होता है बाइनियल टाइप, और एक पेरेनियल टाइप भी होता है। ठीक है। एनुअल में क्या होता है कि इसकी लाइफ स्पेन जो होती है 1 साल की होती है। ठीक है, 1 ईयर की। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या होता है, इसमें ग्रोथ फेज होता है, जुवेनाइल फेज होगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होगा, फिर सीनेसेंट फेज होगा। सीनेसेंट फेज का मतलब क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो और मतलब 1 ईयर में ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बाइनियल टाइप में क्या होता है, ये जो होता है ये 2 ईयर का होता है, यानी 2 टाइम्स में होता है। ठीक है, जो पूरा ये फेज है तीनों, कौन कौन से फेज हैं, जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज जिसे कहते हैं, यानी वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज, ये तीनों फेज जो होती हैं ये 2 टाइम्स में होती है। ठीक है। तो ये जो एनुअल और बाइनियल टाइप है ये क्या करते हैं, सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज। एनुअल और बाइनियल टाइप में 1 या 2 साल का यानी कम टाइम पीरियड का है, इसलिए इसमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सीनेसेंट तीनों फेजों को क्लियर कट ऑब्जर्व किया जा सकता है। पेरेनियल में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, बट इन पेरेनियल स्पीसीज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेज। इसमें इसलिए नहीं किया जा सकता कि पेरेनियल स्पीसीज जो होती हैं कई सालों तक रहती हैं, बार बार उसमें इंटर फ्लावरिंग पीरियड आता रहता है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ फेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और सीनेसेंट फेज आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम इसका लाइफ स्पान होता है, इसलिए इसमें स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना होते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे कि बम्बू की बात की जा रही है। बम्बू यानी जो बांस होता है, बांस का पेड़। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लावरिंग होती है पूरे लाइफ टाइम में एक बार होती है। ठीक है। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। इसमें क्या होता है, एक पूरे जीवन में एक बार होगा, लगभग 50 से 100 साल के बाद, और ये लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। एन अदर प्लांट स्ट्रोविलेंथस कुंथियाना, जिसे नील कुरंजी भी कहते हैं। ठीक है। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर। ठीक है, 12 साल में एक बार ये फ्लावरिंग करता है। एज मेनी यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2006 में ये फ्लावर्ड किया था। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 2006 में जब ये फ्लावर किया था तो लार्ज हिली एरिया जो थी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु की, ये ब्लू स्ट्रेच में कन्वर्ट हो गई थी, जिसके कारण बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी, और ये लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट की थी उस समय। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस
prior to active reproductive behavior। एनिमल्स में क्या होता है, तो जुवेनाइल फेज होता है, उसमें फॉलोवेड होता है मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुछ आते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक एनिमल ही है, ठीक है। उसमें कुछ मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं रिप्रोडक्टिव ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एक्टिव होने से पहले। जैसे क्या आते हैं, मुस्टैक एंड बियर्ड आ जाते हैं, ठीक है, मेंस में, ठीक है। उनके शोल्डर्स ब्रॉडन हो जाते हैं। फीमेल्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हिप ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो फिजियोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल चेंज होता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एक्टिव होने से पहले, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो भी वेरी करता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ये मैंने बता ही दिया आपको एग्जांपल देके क्या क्या चीज़ें आती हैं। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the year or it is a seasonal phenomena? What about other animal like frog and lizard? ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि जो बर्ड होती हैं, जो एग्स देती हैं बर्ड्स, ठीक है, जो ओविपेरस बर्ड्स होती हैं, क्या वो पूरे साल एग देती हैं या फिर एक ये सीजनल फिनोमिना है? व्हाट अबाउट अदर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड? और फ्रॉग और लिजर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं? यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। आप ये नोटिस करोगे कि जो बर्ड नेचर में रह रही हैं, ठीक है, वो एग ले करती हैं ओनली सीजनल, यानी किसी एक पर्टिकुलर मंथ में ही वो एग ले करेंगी। लेकिन हाउएवर बर्ड इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जो बर्ड, जैसे कि हैन की बात करें, जो पोल्ट्री फार्म में रखी जा रही हैं, हैन, डक, बहुत सारी ऐसी बर्ड होती हैं जो पोल्ट्री फार्म में रखी जाती हैं, उसकी फार्मिंग की जाती है, तो वो क्या करती हैं, पूरे साल एग देती हैं। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एग ले करती हैं, जो अंडे देती हैं, ये रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता, बट इज अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो ह्यूमन हैं, जो इंसान हैं, अपनी ज़रूरत के लिए इनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। इनमें हार्मोनल चेंज ला के, इनको इंजेक्शन दे के, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये एक्सप्लॉयट, मतलब कि इसका यूज करके एक्सेज में उन्हें पूरे साल उनसे अंडे दिलवाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जो फीमेल्स होती हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, वो एग्जिबिट करती हैं साइक्लिकल चेंज इन एक्टिविटीज ऑफ ओवरी, एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स, ठीक है। उनमें कुछ चेंजेस आते हैं उनके एसेसरी डक्ट, ओवरी और हार्मोन्स में, ठीक है। वो साइक्लिकल चेंज होता है, हर मंथ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान वो हर मंथ में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल्स में, ठीक है। तो मैमल्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक नॉन प्राइमेट, एक प्राइमेट। जो नॉन प्राइमेट मैमल होते हैं उनके पास पंजे नहीं होते, वो किसी चीज़ को ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, जैसे कि एग्जांपल काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। तो इनमें जो साइक्लिकल चेंज होता है रिप्रोडक्टिव फेज के ड्यूरिंग, उसको कहते हैं स्ट्रस साइकिल, ठीक है। और वहीं बात करें अगर प्राइमेट्स की, जिसके पास पंजे होते हैं, चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, ऐप हो गया, ह्यूमन हो गए, तो इनमें जो साइकिल होता है साइक्लिकल चेंज, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन दियर रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो वाइल्ड कंडीशन, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, नेचर में रहते हैं, तो वो एग्जिबिट करते हैं सच साइकिल केवल और केवल कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर मंथ में ही, ठीक है। एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर, ठीक है। तो ऐसे मतलब मैमल्स जो वाइल्ड कंडीशन में जंगलों में रहते हैं और एग्जिबिट करते हैं सच साइक्लिकल चेंज ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, तो उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर मंथ में ही करते हैं ये, इसलिए इन्हें सीजनल ब्रीडर कहते हैं। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेन्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैमल होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में हर समय ये एक्टिव रहते हैं, यानी जब मन चाहे रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज में रीच करते हैं तो ये किसी भी टाइम
बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन सीजनल ब्रीडर जो होते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर मंथ में ही बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा कि ये विंटर सीजन में ही ज़्यादातर अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन की बात करें, अगर इंसानों की बात करें, तो ये कभी भी मतलब पूरे साल कह सकते हैं, कभी भी ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सीनेसेंस और ओल्ड एज। देखिए, दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, देखिए जैसे कि हम लॉन्ग अगर कह रहा है कि अगर हम और ज़्यादा जीते हैं, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे। और ये जो ओल्ड होना है ये किस प्रकार से हम रिकॉग्नाइज करेंगे? जब ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है हमारा वो एंड हो जाएगा। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सीनेसेंस और ओल्ड एज। एक पैरामीटर उसे कंसिडर किया जाता है कि आप ओल्ड एज में पहुंच गए हो, ठीक है। देयर आर कॉन्कैमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। कुछ चेंजेस भी आते हैं हमारे बॉडी में, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हम खाएंगे वो थोड़ा टाइम लेती है पचने में, डाइजेस्ट होने में। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। तो सबसे जो लास्ट स्टेज होता है, जो ओल्ड एज होता है, जो अल्टीमेटली लीड करता है डेथ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ फेज होता है हमारा, जुवेनाइल फेज जिसे कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उसके बाद ओल्ड यानी सीनेसेंट फेज आता है, ओल्ड एज आता है, उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये जो ट्रांजिशन होता है बिटवीन दीज थ्री फेजेस, जुवेनाइल और वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज, इन तीनों फेज में जो ट्रांजिशन होता है, मतलब कि जुवेनाइल के बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद सीनेसेंट फेज, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो मिल के रेगुलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को और एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेसेस that have remarkable fundamental similarity even through the structure associated with sexual reproduction are indeed very different after attainment of maturity। जैसे ही मेच्योरिटी अटेन कर देते हैं, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सब में जो इवेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट होते हैं, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये तीन इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये सब में सेम ही होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें सब में एक फंडामेंटल सिमिलरिटी पाई जाती है। इवन थ्रू द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। उनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है, जो सीक्वेंस होता है, वो सेम ही होता है, ठीक है। सब में फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा, सब में फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होगा, और सब में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, ठीक है। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इलोबरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है, जैसा मैंने बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, फ्यूजन किसका, मेल एंड फीमेल गैमिट का, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, उसके बाद होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो का, जिस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर कन्वीनियंस दिस सिक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस नेमली, ठीक है, आपको समझने के लिए इन इवेंट्स को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये अलग अलग नहीं होते, ये सब
एक साथ ही होते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। ये आपको समझने के लिए इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।